स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल मिडा गुरु। और हम लोग यहाँ सीख रहे हैं बायोलॉजी एकदम फन वे में। हमने कर लिया है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर और साथ ही साथ इंटेक्स क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है हमने। लेकिन मन में एक सवाल जरूर आता है कि एक्सरसाइज क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, हमारा आंसर राइटिंग का अप्रोच क्या होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग सब मार्क्स भी चाहते हैं। तो मार्क्स लेना है तो अच्छी तरह से आंसर राइटिंग पे फोकस करना होगा कि हमारा आंसर राइटिंग कैसा हो, अट्रैक्टिव हो और साथ ही साथ वैल्यूएबल भी हो, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का बैलेंस हो। तो इसी ही आज मैं डिस्कस करूंगी आज के वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया है कुछ ऐसे क्वेश्चंस को जो इन टेक्स्ट में थे, यानी कि अंदर वाले सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तभी मैंने बोल दिया था पिछले वीडियो में कि हम लोग जब भी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, यहाँ हम लोग सिर्फ आंसर राइटिंग का एक वे सीखेंगे, साथ ही साथ हम लोग खुद को चेक करेंगे, रिवाइज करेंगे कि क्या हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तो मैं पहले रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इससे पहले अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, इसके लेक्चर वीडियो को, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के लेक्चर वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार उसे देख लेना, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स। हमें पता है मेजरली जब हम लोग बात करते हैं, अगर मेजरली बात किया जाए तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? प्लांट सेल, ठीक है, वी हैव वन ऑप्शन ऑफ प्लांट सेल एंड अनदर ऑप्शन ऑफ एनिमल सेल। ओके, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स के दो ऑप्शन हैं हमारे पास, राइट। तो ये दो ऑप्शन में हम लोग को समझना होगा कि कौन कौन से डिफरेंसेस मेजर हैं। ऑब्वियसली डिफरेंसेस हैं, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के कुछ डिफरेंसेस देखते हैं। कि पहला हम लोग डिफरेंस जो हम लोग को पता है वो है सेल वॉल। ठीक है, मुझे पता है सेल वॉल के बारे में मोस्ट ऑफ यू बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज द आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल के आउटर कवरिंग की जब भी बात करेंगे तो प्लांट सेल की आउटर कवरिंग होती है सेल वॉल। हालांकि ये डेड होती है, इसीलिए हम लोग जब बोलते हैं तो बोलते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में जब प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज द लिविंग आउटर मोस्ट सेल फॉर प्लांट्स, राइट। तो प्लांट्स जो होता है उसकी आउटर कवरिंग सेल वॉल होती है, लेकिन प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन भी है तो वो लिविंग सेल है, राइट। उसी तरह से एनिमल सेल जो है उसमें क्या है, सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, सेल वॉल एब्सेंट है। और वैक्यूल्स है। वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स होते हैं जो स्टोरेज कराते हैं और उसके दो तीन काम है। ठीक है, जब कभी कभी फंक्शन भी पूछ लेता है वैक्यूल्स का, तो वैक्यूल्स क्या कराते हैं? वैक्यूल्स का काम है स्टोरेज कराना, ये हम लोग को पता है। लेकिन अमीबा जैसे कुछ यूनिसेल्युलर्स हैं जिसमें वैक्यूल्स क्या करते हैं, वो आपको एक्सक्रीटरी आइटम्स जो है वो स्टोर करने में भी हेल्प करते हैं, जैसे अमीनो एसिड एंड वाटर। ठीक है, ये एक्सक्रीटरी आइटम्स हैं तो वो उसको स्टोर करके रखता है। एंड देन ऑल्सो इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी। ठीक है, ये रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। तो हम लोग देखते हैं कि क्या हमारा डिफरेंसेस है और हाउ टू राइट द आंसर हियर। ठीक है, तो आंसर, ये हमारा क्वेश्चन था। पहले आंसर देखते हैं कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो पहला डिफरेंस जो हमने डिस्कस किया था कि सेल वॉल जो है, सेल वॉल इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी पहले जो एक लेयर है वो प्लांट सेल में मौजूद है, ना कि एनिमल सेल में। वो है क्या? वो है आपका सेल वॉल, राइट। और एनिमल सेल में ये सेल वॉल क्या है? दिस इज एब्सेंट। गॉट इट। उसके बाद बात करते हैं कि प्लांट सेल जो होते हैं वो रेगुलर शेप के होते हैं। जनरली ये क्या होते हैं? रेगुलर शेप के होते हैं, और रेगुलर शेप के होने का रीजन भी सेल वॉल ही है। ठीक है, रीजन भी क्या है? सेल वॉल है। अब ये सेल वॉल जो है, जो इसीलिए रीजन है। कैसे रीजन है? बिकॉज सेल वॉल प्रोवाइड्स रिजिडिटी। अब देखो, सेल वॉल तो डेड सेल है, डेड सेल क्या करेगा? रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, और रिजिडिटी प्रोवाइड करने की वजह से इसके शेप जो होते हैं वो जनरली रेगुलर होते हैं। लेकिन हमारे एनिमल सेल के सेल जो होते हैं वो नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, हमारे में तो कोई वॉल नहीं है, तो हमारे पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, राइट। अब ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये बहुत ही क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है। किस चीज़ से बना है भाई? तो प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ है, तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबिलिटी देता है किसको? हमारे सेल को। तो इसका मतलब जब भी कोई चीज़ फ्लेक्सिबल है तो ऑब्वियसली वो रिजिड नहीं होगी और रेगुलर शेप की नहीं हो सकती है। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं लार्जर इन साइज देन एनिमल सेल्स।
बिकॉज इट हैज एक्स्ट्रा लेयर्स, राइट। वैक्यूल भी इसमें क्या होते हैं, बड़े होते हैं, उसको हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। और उसके बाद स्मॉलर इन साइज देन प्लांट सेल। तो दोनों में अगर कंपेरिजन की जाए प्लांट सेल और एनिमल सेल में कौन बड़ा है, तो ऑब्वियसली प्लांट सेल इज बिगर देन एनिमल सेल, ठीक है। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। व्हाट आर प्लास्टिड्स नाउ? प्लास्टिड्स जो है वो एक तरह का सेल ऑर्गेनेल है। ये क्या है? ये है ग्रीन पिगमेंट, ठीक है। ये क्या है? ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट है और ये प्रेजेंट है किसमें? एक तरह का पिगमेंट है, राइट। ये प्रेजेंट है किसमें? हमारे प्लांट सेल में, ना कि एनिमल सेल में। और ये भी क्या होता है, इसके भी टाइप्स हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। 3 टाइप के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट मतलब जैसे आपने देखा होगा कोई भी फ्लावर में जो कलर है, ठीक है, वो कलर किसकी वजह से है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से है, राइट। तो ये भी एक तरह का प्लास्टिड है। तो कुछ कलरफुल सब मतलब कलर देना हो प्लांट को तो वो क्रोमोप्लास्ट से होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो व्हाइट पिगमेंट होता है, यानी कि व्हाइट अगर पिगमेंट है तो उसकी क्या जरूरत है प्लांट को, तो वो स्टोरेज कराता है कोई भी फैट का, ऑयल का, या फिर जो भी आपका मतलब फूड है उसके स्टोरेज में क्या करता है, ल्यूकोप्लास्ट हेल्प करता है, राइट, व्हाइट वाला। उसके बाद आता है क्लोरोप्लास्ट। इसके बारे में तो सब जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट इज द ग्रीन पिगमेंट एक्चुअली। तो ये क्या है, ये प्लास्टिड इज नथिंग बट द पिगमेंट, जो कि क्या है, कलरफुल हो सकता है, व्हाइट हो सकता है और क्या हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। तो ये प्रेजेंट है किसमें? प्लांट सेल में, बट एनिमल सेल में इट इज एब्सेंट, ओके। अ परमानेंट एंड लार्ज वैक्यूल। इसी वैक्यूल की बात कर रहे थे हम लोग कि जब वैक्यूल की बात करेंगे तो वैक्यूल विल हैव मोर फंक्शंस। क्या क्या होगा इसका? वैक्यूल जो है ये क्या है, देखो ये प्लांट सेल में इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि प्लांट सेल को स्टोरेज की ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्या है, ज़रूरत है। स्टोरेज की ज़रूरत क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो वैक्यूल जो है वो क्या करता है, स्टोरेज में हेल्प करता है। और समझना प्लांट सेल में क्या होता है, एक प्रोमिनेंट लार्ज साइज का ऐसा पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, वैक्यूल होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो ये वैक्यूल उसके क्योंकि वो खाना बनाते हैं। देखो कोई चीज़ प्रोड्यूस होगी तो उसको स्टोर करना भी पड़ेगा, हाई अमाउंट में कहीं प्रोड्यूस होगी, लेकिन जो डेली बेसिस पे है, जैसे हमारे में जो फूड है, हमारा फूड जो है उसको मतलब उतना लार्ज अमाउंट में स्टोर करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारे वैक्यूल्स क्या है, ये टेम्पररी है। नंबर्स ज़्यादा हो सकते हैं पर छोटे छोटे होंगे, स्मॉल इन साइज, ओके। वैक्यूल्स आर मेनी स्मॉल एंड टेम्पररी, राइट। Many simple units of Golgi apparatus called dicytosomes, ठीक है। अब देखा जाए तो डाइसाइटोसोम्स यहाँ पे, तो ये डाइसाइटोसोम्स जो हैं ये प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये डाइसाइटोसोम्स क्या है भाई, तो ये क्या है, गोल्गी अपैरेटस के यूनिट है। हमें पता है गोल्गी अपैरेटस जो है, हमने इसका स्ट्रक्चर वगैरह भी देखा है कि गोल्गी अपैरेटस जो है उसका हमने क्या किया था, हमें पता था कि सैक लाइक स्ट्रक्चर है, पैरेलल होता है एक दूसरे के, मैनेजिंग पैकेजिंग वो सब में काम आता है। तो उसमें एक उसका जो यूनिट है उसको बोलते हैं डाइसाइटोसोम्स। और ये डाइसाइटोसोम्स क्या है, इसमें बहुत सारे हैं, राइट, अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है। देखो उसमें क्या है, गोल्गी अपैरेटस जो है उसको क्या है, लाइजोसोम से भी रिलेशन है, लाइजोसोम से भी कनेक्टेड है वो, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा एनिमल सेल है उसमें देखो यहाँ पे भी एक रिलेशन क्या है कि अगर आप बोल रहे हो कि गोल्गी अपैरेटस जो है वो मेनी है, उसके जो यूनिट्स है वो मेनी है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब काम बहुत तगड़े तरीके से हो रहा है, क्योंकि यहीं पे तो प्रोडक्शन हो रहा है, राइट। तो प्रोडक्शन होगा तो ये सब होगा ही, लेकिन जहाँ पे प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, वी आर टोटली लाइक डिपेंडेंट अपॉन एनिमल्स, मीन्स अदर एनिमल्स और प्लांट्स, स्पेशली प्लांट बेस्ड फूड। तो ये क्या है, इसमें यहाँ पे इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो एक सिंगल हाई कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एक सिंगल एंड हाई कॉम्प्लेक्स, सिंगल हाई कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट गोल्गी अपैरेटस इज प्रेजेंट, ठीक है। तो ये अपैरेटस क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है, हालांकि प्रोमिनेंट है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है और लेकिन सिंगल है। यहाँ पे क्या है, सिंपल यूनिट है, सिंपल यूनिट ऑफ गोल्गी अपैरेटस है, लेकिन क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी उतनी नहीं होती है। ऑब्वियसली प्लांट सेल है तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, थोड़ी कम होती है। तो आई होप आपको ये आंसर समझ आ गया होगा, प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। तो जनरली हमने बात की आउटर लेयर की, इसकी शेप की कि शेप कैसा है, रेगुलर, रेगुलर, साइज की, ठीक है, साइज की बात की। कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं लाइक प्लास्टिड एंड गोल्गी अपैरेटस टाइप एंड वैक्यूल्स, जो कि प्रेजेंट एब्सेंट की बात हुई। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आप ये सब खुद से कर रहे होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि हाउ इज अ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। और बताने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। कब किया है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन के टाइम ही किया है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल होता क्या है। देखो कोई भी मान लो जो भी आपका मान लो एक सेल है, ठीक, उसके जो ऑर्गेनेल्स हैं, उसके अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स हैं,
these all organelles has membrane, ठीक है, they are bounded with some membrane, ठीक है, वो क्या है, membranaceous हैं, वो membrane से bounded है। क्यों bounded है? क्योंकि उनके भी साइटोप्लाज्म है, वो चीज़ बाहर ना आ जाए, ठीक है, साथ ही साथ वो एक दूसरे में मिक्स ना हो जाए, तो सेपरेशन के लिए, राइट। और एक डेफिनेशन के लिए, एक समझो कि वेल डिफाइंड तभी बोला जाएगा जब उसमें कोई मेम्ब्रेन है। कोई भी सेल हो, कोई भी ऑर्गेनेल है, वो वेल डिफाइंड तभी है जब उसमें क्या है, कोई ना कोई मेम्ब्रेन है, वो बाउंडेड है मेम्ब्रेन से, राइट। जैसे मैंने बोला भी था, मैं बहुत बार एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मैं अगर यहाँ पे एक डॉट बनाई तो मे बी यू विल नॉट बी एबल टू लाइक आइडेंटिफाई कि कहाँ पे डॉट है, लेकिन अगर मैंने इसको इन एक मेम्ब्रेन बाउंड करके एक डॉट बनाया तो ये इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड वेल डिफाइंड, ठीक है, वेल डिफाइंड होने का यही मतलब है, राइट। तो ये है हमारा, तो वैसे सेल, वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके सारे सेल क्या है, या फिर वैसा सेल जिसके सारे ऑर्गेनेल्स जो हैं वो क्या है, मेम्ब्रेनियस हैं और मेम्ब्रेन से ढके हुए हैं, आर कॉल्ड यूकैरियोटिक्स। एंड हाउ इज प्रोकैरियोटिक सेल? तो प्रोकैरियोटिक मैं यहीं पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, राइट, प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, पिछड़ा, राइट। कैरियन, जब भी कभी भी कैरियोटिक, कैरियन वर्ड आता है, इसका हमेशा रिलेशन किससे होगा, न्यूक्लियस से होगा, राइट। और यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक का फिर से मतलब वही होता है न्यूक्लियस, राइट। तो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब है जिसके न्यूक्लियस जो है, जनरली न्यूक्लियस की इसलिए बात करते हैं क्योंकि उसके मेम्ब्रेन जो होते हैं ज़्यादा ही, तो इसके न्यूक्लियस जो होते हैं वो, उसमें कोई मेम्ब्रेन वगैरह, जितने पार्ट हमने पढ़े न्यूक्लियस के, कुछ भी नहीं होता है, राइट। तो ये प्रोकैरियोटिक ऐसे जैसे कुछ बैक्टीरियाज हैं, और यूकैरियोटिक तो जैसे ह्यूमन बींग्स एंड ऑल। तो लेट्स सी क्या आंसर है इसका। तो पहले देखते हैं क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस अगर साइज में देखा जाए तो ये क्या होते हैं, जनरली स्मॉल होते हैं, और ये जनरली क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, राइट। पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कि इसके जो न्यूक्लियर रीजन है, न्यूक्लियर रीजन बोला मतलब न्यूक्लियस, उसके जो ऊपर के न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्मा है, ठीक है, न्यूक्लियोलस है, ये सारे जो चीज़ें, ये पूरे न्यूक्लियर रीजन होते हैं। मतलब न्यूक्लियस के आसपास का जितना भी रीजन है वो सब क्या है, वो पुअरली डिफाइंड है, वो अच्छे से डिफाइंड नहीं है, और उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा न्यूक्लियोइड, वो कहा जाता है न्यूक्लियोइड। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा, कुछ खास डेफिनेशन नहीं है, डिफाइन नहीं है, ठीक है, तो उसको न्यूक्लियोइड बोलेंगे। उसके बाद लेकिन यूकैरियोटिक के केस में ये क्या होता है, वेल डिफाइंड है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या होता है, सराउंडेड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, ठीक है। अब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि इट हैज ओनली सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट एंड इट हैज मोर देन 1 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। उसके बाद मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। वैसे सारे ऑर्गेनेल्स जिसमें मेम्ब्रेन हो वो इसमें नहीं होंगे, ये प्रोकैरियोटिक में वो क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन वैसे सारे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या हो, मेम्ब्रेन नहीं हो, वो मेम्ब्रेन हो, वो इसमें प्रेजेंट होगा, राइट। मेम्ब्रेन होने वाला, जिसमें मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स हैं वो कभी भी प्रोकैरियोटिक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक होने के लिए मेम्ब्रेन होना नहीं होगा, राइट। तो ये समझ में आया। जनरली इसका रिलेशन इस बात से है कि आपके जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके, वो क्या है, एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है ही नहीं, राइट। इसीलिए इसके क्रोमोसोम्स भी क्या है, इस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज ऑल्सो ओनली 1। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ आएगा। और इस क्वेश्चन पे मैं इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं देना चाह रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हमने इंटेक्स के टाइम में भी किया हुआ है। तो लेट्स जंप टू द क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, what would happen if the plasma membrane ruptures or break down? Very important question and very logical question। कि अगर हमने बहुत पढ़ रखा है, चलो, कि सेल है, सेल की जो आउटर कवरिंग है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ओके, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ये तो बहुत पढ़ा। अब जरूरत क्या है इसकी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सेल मेम्ब्रेन, ये सोचना है। इस क्वेश्चन का मतलब यही सोचना है कि आखिर क्या होगा जब आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है, यही ना रहे, ठीक है। यानी कि इन केस मीन्स इन दिस सेंस वी कैन ऑल्सो से कि यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, इम्पोर्टेंस, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इम्पोर्टेंस पूछा जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, क्या इम्पोर्टेंस है भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो सकता है, इन केस इट रैप्चर्स देन ऑल द यूजफुल सब्सटेंसेस विल मूव आउट ऑफ द सेल,
ठीक है, जो भी सेल के अंदर, देखो सेल के अंदर जो भी सब्सटेंसेस हैं, अब ये सेल की कवरिंग ही नहीं रही, एक तरह से समझो कि ये क्या है, वॉल है इसका, अगर यही नहीं रहा तो चीजें तो बाहर आएंगी ही, राइट, चीजें बाहर आ जाएंगी, बिकॉज मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। अब ये मेम्ब्रेन कैसा था, सिलेक्टिवली परमिएबल था, सारी चीजों को बाहर आने देता नहीं था, रोक के रखता था, ठीक है। अच्छा, कोई चीज फ्रीली परमिएबल है लाइक सेल वॉल, तो ये क्या कर रहा है, ये तो ऐसे भी फ्रीली परमिएबल है, चीजें ऐसे भी अंदर बाहर कर सकती हैं, लेकिन सेल मेम्ब्रेन ने वो बैरियर क्रिएट करके रखा था कि नहीं, सारी चीजें अंदर नहीं जाएंगी, सारी चीजें बाहर नहीं आएंगी। तो ये हो गया आपका मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन हट जाए तो फिर वही फ्रीली मेम्ब्रेन वाली बात हो गई, राइट। नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल विल बी ऑल्सो डिस्टर्ब, क्योंकि जब आपका ये सेल है और अंदर में कोई चीज का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो देयर इज अ बाउंड्री, right? When the transportation takes place, we all know that boundary is very important. So here is the boundary, but in the case कि कोई boundary ना हो, then transportation also will get affected. Okay? Then cell wall will lose its normal shape. Okay? And also we know that cell membrane या plasma membrane जो है ये क्या करता है, shape भी देता है, किसको, हमारे सेल को, हमारे सेल को क्या करता है, शेप भी देता है। तो हमारा सेल अगर ये ना रहे तो शेपलेस हो जाएगा, कोई शेप भी नहीं होगा, राइट। उसके बाद आता है दिस में लीड टू द अनटाइमली डेथ ऑफ द सेल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई कि सेल जो होगा ये क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, ठीक। क्यों डेड हो जाएगा, इसका रीजन जो पहला वाले टर्म से है कि जो उसके यूजफुल सब्सटेंसेस थे सेल के अंदर वो सब बाहर आ जाएंगे। जब वो सारे बाहर आ जाएंगे यूजफुल सब्सटेंसेस, तो ऑब्वियसली सेल के पास कोई ऑप्शन नहीं है डेड होने के अलावा, राइट, बिकॉज जो यूजफुल सब्सटेंसेस है वही ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है, वही पैकेजिंग करा रहा है, वही सब कुछ करा रहा है, राइट, प्रोटीन दे रहा है सेल को जीने के लिए। तो अगर वो सब ना रहे तो क्या होगा, तो यानी इससे क्लियर हो गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो बच्चों, मैं एक चीज और बताती हूँ कि यहाँ पे जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, राइट, ये मैं एक आइडिया दे रही हूँ आपको कि क्वेश्चन का जो आंसर्स होंगे वो ऐसे होंगे, कुछ ऐसे लिखने हैं आपको, राइट, बट ये आप पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है कि आप क्वेश्चन कितना इलेबोरेट करना चाहते हो, एंड ऑल्सो यू जस्ट टेक केयर ऑफ द मार्किंग गिवन, ठीक है। जो मार्किंग दिया हुआ है कि मान लो 3 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑल्सो यू नीड टू एडजस्ट योर साइज ऑफ द आंसर, ठीक है। आपका जो आंसर होगा उसका जो लेंथ होगा वो डिपेंड करेगा कि ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। साथ ही साथ आप ऑन लैंग्वेज में लिखोगे बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपने चीज़ें समझ तो ली हैं। अब आप क्या कर सकते हो, रटने के बजाय आप ऑन वे में, ऑन लैंग्वेज में आराम से इजीली इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ आ गया यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 3 अब मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है इंपॉर्टेंट भी है, राइट। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं व्हेन दे आस्क गिव रीजंस, ठीक है, कि ये होगा तो क्या होगा। दिस इज द थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन, और ये थिंकिंग बेस्ड हो, क्योंकि कहीं पे भी आपके बुक में ये नहीं कहेगा कि भैया सेल मेम्ब्रेन ऐसा ऐसा ऐसा, दे विल गिव द फंक्शन, दे विल गिव द इंपॉर्टेंस, बट दे विल नॉट टेल यू दैट व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज नॉट देयर। तो ये तो आपको खुद से आइडिया लगाना है कि ये इंपॉर्टेंस है इसका, इसकी ये क्वालिटी है, अगर ये इंसान नहीं रहेगा तो कैसा होगा, हमारा क्या माहौल होगा, राइट। सिंपल चीज है, राइट। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर वाज नो गोल्गी अपैरेटस। सच सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन, किसी के इंपॉर्टेंस के बारे में पूछने वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या क्या इफेक्ट्स होगा, पहले गोल्गी अपैरेटस के बारे में समझते हैं। एक गोल्गी अपैरेटस कुछ ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, कैसा, सैक लाइक स्ट्रक्चर। और क्या होता है साथ ही साथ इसके, और क्या क्या है क्वालिटी, इसकी क्वालिटी है ये पैरेलल, आप देख ही सकते हो, ठीक है, पैरेलल वे में क्या है एक दूसरे। अब इसमें कुछ ना ऐसे सर्कुलर चीज भी 1-2 अटैच होता है, वो होता है लाइजोसोम्स। तो ये क्या होता है, लाइजोसोम फॉर्मेशन में भी क्या करता है, बहुत ज्यादा ही हेल्प करता है, राइट। तो ये हो गया, इसका सीधा काम है क्या करना, पैकेजिंग करना, चीज़ों को एक दूसरी जगह ट्रांसफर करना, न्यूक्लियस के आसपास होता है सेल में। तो ये 1-2 इसकी क्वालिटी है। तो इसके अगर एब्सेंट की बात की जाए, तो एब्सेंट अगर हो जाए तो सबसे पहला काम जो डिस्टर्ब होगा वो होगा पैकेजिंग का और डिस्पैचिंग का, ठीक है। पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स to various targets inside and outside the cell will be influenced या फिर affected, है ना। अब देखो क्या बोल रहा है कि different types of proteins, it is talking about proteins। अब प्रोटीन्स बनाने के लिए क्या जरूरत है, राइबोसोम्स है मौजूद, जो क्या कर रहा है, प्रोटीन को बना रहा है। इसीलिए राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ अ सेल, ठीक है, समझ आया यहाँ। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो डैमेज होगा वो एरिया होगा पैकेजिंग और डिस्पैचिंग का, और पैकेजिंग और डिस्पैचिंग मेनली ऑफ प्रोटीन्स, राइट।
नेक्स्ट जो चीज प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो है प्रोडक्ट ऑफ सेल कैन नॉट बी स्टोर्ड एंड मॉडिफाइड। देखो ये सारे क्या है, दीज आर द फंक्शंस ऑफ गोल्गी अपैरेटस। हमने क्या किया, उसी को लिख दिया, फंक्शन लिखते जाओ कि ये नहीं हो पाएगा। मैं बोली कि हमारे यहाँ एक आंटी हैं, वो बहुत हमारा खाना बनाती हैं, वो कुक हैं, राइट, एंड वो अच्छा खाना बना लेती हैं, खाना बनाती हैं, और साथ ही साथ वो हमारे लिए सब्जी भी ले आती हैं बाजार से, राइट, और कहीं ना कहीं वो हमारा ख्याल भी रखती हैं, ठीक है, और हम ध्यान देती हैं कि हमारे कपड़े गंदे ना रहें, ध्यान देती है। तो ये सारी कुछ मैंने खूबियाँ बताई अपनी एक आंटी के बारे में, राइट। अब क्या है कि अगर मैं पूछूं कि क्या होगा जब आंटी नहीं रहेंगी, क्या होगा जब व्हेन शी इज नॉट देयर, ठीक है, तो आपका आंसर होगा वही सारी बातें जो उनके फंक्शंस हैं, यानी खाना नहीं बनेगा, वो ख्याल नहीं रख पाएंगी, आपके कपड़े गंदे रह जाएंगे, बाजार से सब्जी नहीं आ पाएगी। दीज आर द फंक्शंस, जो कि क्या होगा, उनके एब्सेंट में होगा। आई होप आपको ये क्लियर है। तो ये होने के बाद लास्ट आता है दिस विल अफेक्ट द लाइजोसोम फॉर्मेशन, और ये मैंने बताया लाइजोसोम फॉर्मेशन जो है ये भी क्या है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, इंस्टेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोल्गी अपैरेटस, ठीक है। इसे मैं यहाँ लिखा हुआ तो है, मैंने लिख ही दिया है ऑलरेडी। तो ये क्या है, लाइजोसोम फॉर्मेशन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये लाइजोसोम फॉर्मेशन, तो याद रखना लाइजोसोम फॉर्मेशन इज वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ गोल्गी अपैरेटस एंड दिस विल कॉज अक्यूमुलेशन। अब देखो लाइजोसोम फंक्शंस बोल दिया तो लाइजोसोम्स की क्या बात कर लेंगे कि लाइजोसोम्स जो होता है, लाइजोसोम्स का क्या काम है, तो लाइजोसोम्स आर कॉल्ड डिस्पोजल सिस्टम, पता ही है, डिस्पोजल सिस्टम ऑफ प्लांट, सॉरी डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, ना कि प्लांट्स एनिमल सब में है। तो डिस्पोजल सिस्टम क्या हो गया भाई, लाइजोसोम्स क्या है, वो क्या कर रहे हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कलेक्ट किए हुए हैं। अब वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करता है, वॉर्न आउट सेल्स को, डेड सेल्स को डिस्पोज कर देता है। अगर वही चीज़ ना हो, लाइजोसोम्स रहे ही ना, फॉर्मेट ही ना हो, फॉर्मेशन ही ना हो उसका, तो इसका मतलब है कि जो एक्यूमुलेशन होगा वॉर्न आउट और डेड सेल्स का, वो होता चला जाएगा, बिकॉज नथिंग इज टू डिस्पोज इट, तो होता चलेगा, एंड दिस विल ऑल्सो कॉज द सेल डेथ, एंड लास्टली देखो डेथ ही है, क्योंकि देखो ये क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, डेड सेल्स जो होते हैं वो टॉक्सिक धीरे धीरे सबमिट हो मतलब एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और टॉक्सिसिटी क्या कर रहे हैं, इनहांस कर रहे हैं, और आपका बॉडी क्या हो रहा है, टॉक्सिक हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो ये समझ आया कि गोल्गी अपैरेटस क्या हो सकता है प्रॉब्लम, कि गोल्गी अपैरेटस नहीं होने से मैन्युफैक्चरिंग, डिस्पैचिंग, स्टोरिंग, मॉडिफिकेशन, ओके, and also lysosomes formation, these are the major things which will get affected अगर क्या हो, गोल्गी apparatus present ना हो तो। Okay student, so let's continue question number 5, और question number 5 बोलता है which organelle is known as powerhouse of the cell and why, okay। अब which organelle is known as powerhouse of the cell, तो इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कहलाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों, एक तो ये देखिए, पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये एक डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जिसके कि आउटर मेम्ब्रेन को आप देख सकते हैं, और ये इसका इनर मेम्ब्रेन है। आप एक चीज़ और ध्यान देना कि ये कैसा है, फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर है। फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर है ये इसीलिए है ताकि ये क्या हो सके, सरफेस एरिया को बढ़ा के एब्जॉर्प्शन किया जा सके, राइट। सरफेस एरिया जितना बढ़ेगा एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा हो पाएगा, राइट। और एब्जॉर्प्शन होके ये जो एनर्जी स्टोर होता है वो होता है एटीपी के फॉर्म में, विच इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और इसी एनर्जी को स्टोर करके जब भी ज़रूरत होती है हम लोग क्या करते हैं, उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस बोला जाता है, ठीक है। और ये क्या है, अपने आप में एक स्ट्रेंज ऑर्गेनेल है, क्योंकि इसका खुद का डीएनए है, उसका खुद का राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स भी खुद का है, तो इसकी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक स्ट्रेंज ऑर्गेनेल बोलते हैं। आइए देखते हैं इसके डिटेल आंसर को कि आखिर इसका आंसर है क्या। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ अ सेल, राइट, पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज इट कंटेन ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स which oxidize the food।
ठीक है। जो प्रोसेस कब होता है, रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन के टाइम में किसकी मदद से, व्हेन एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। क्यों, इसी के टाइम में क्या होता है, ऑक्सीजन रहता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब रेस्पिरेशन होता है तो उस टाइम में क्या होता है कि फूड जो होता है वो होता है ऑक्सीडाइज्ड। फूड जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और फूड ऑक्सीडाइज होके क्या होता है, उस टाइम में एनर्जी रिलीज होती है। और जब एनर्जी रिलीज होती है तो ये एनर्जी स्टोर होती है एटीपी के फॉर्म में। देखो, इस पूरे फंक्शन को कर्ब्स साइकिल बोलते हैं, कर्ब्स साइकिल बोलते हैं। और ये रेस्पिरेशन, देखो रेस्पिरेशन भी 2 भाग में होता है, मैंने इसको बहुत अच्छे से करा देखा है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। एरोबिक वाला पार्ट जो होता है उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, एनारोबिक में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो यानी क्यों जरूरत होती है ऑक्सीजन की, तो फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए। अगर फूड ऑक्सीडाइज होगा तो फूड का ब्रेकडाउन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और इस ऑक्सीडाइजेशन के प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। तो ये स्टोरेज का काम कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। एंड दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय द बॉडी for making new chemical compounds and for doing other works, and this is why mitochondria is called the powerhouse of the cell। तो सेल के पावर हाउस को बोलने का रीजन यही है कि वो क्या करता है, पूरे बॉडी में क्या करता है, पूरा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को क्या करता है, स्टोर कर लेता है। इसकी वजह से इस क्या होता है, और जब भी हमें ज़रूरत होती है, ये स्टोर्ड है हमारी बॉडी में, और जब कभी भी हमें क्या होगी, ज़रूरत होगी, हम उस एनर्जी को क्या करेंगे, वहाँ से लेके यूटिलाइज कर लेंगे एटीपी के फॉर्म में, राइट। तो ये आई होप कि आपको क्लियर हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 क्वेश्चन नंबर है, वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड। अब सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म आता है कि सेल मेम्ब्रेन, इसका मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन बना किससे है, तो इसका आंसर भी यहीं पे दिया हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है लिपिड्स से, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स से, राइट। सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है लिपिड्स एंड प्रोटीन से, एंड लिपिड्स इज नथिंग बट द फैट सेल्स। लिपिड इज नथिंग बट द फैट सेल्स, क्लियर है। तो ये बोला जा रहा है कि अब ये लिपिड जो है वो कहाँ सिंथेसाइज होता है, और ये प्रोटीन जो है वो कहाँ सिंथेसाइज होता है, तो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो देखो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन इसलिए क्योंकि जस्ट यू नीड टू आंसर द लोकेशन। तो बता देती हूँ कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं ER, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम 2 तरीके का होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम विच इज SER, और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम विच इज RER, ठीक है। स्मूथ एंड रफ। अब ये रफ इसीलिए होता है क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स के ग्रैन्युअल्स जो हैं वो प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है। राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। तो अगर मैं बोलूँ प्रोटीन सिंथेसाइज कहाँ पे होता है, तो वो होता है राइबोसोम्स में, लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, वो इस प्रोटीन को क्या करता है, कैरी करता है, ठीक है। अब बात आती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, लिपिड्स को या फिर फैट सेल्स को क्या करता है, कैरी करता है और सिंथेसाइज करता है। इसीलिए ये क्या होता है, स्मूथ होता है और इसमें कोई ग्रैनुअल्स नहीं होते हैं, और ये रफ होता है क्योंकि इसमें ग्रैनुअल्स होते हैं। तो ये ग्रैनुअल्स किस चीज़ का है, प्रोटीन का। तो अगर हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस की बात करेंगे तो जिक्र आएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और अगर हम लोग लिपिड सिंथेसिस की बात करेंगे तो जिक्र किसका आएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो आप देख ही सकते हो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज the synthesis of lipids occurs in smooth endoplasmic reticulum and the protein synthesized in ribosomes, ठीक है। प्रोटीन किस में सिंथेसाइज हो रहा है, राइबोसोम्स में, which is attached to the rough endoplasmic reticulum। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, वैसा वाला, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। देखो ये क्वेश्चन का आंसर
पहली बात तो हमें आता है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर को क्या करना है, डायग्रामेटिकली भी आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। और डायग्राम अगर एक पोर्शन भी बना दोगे ना कि जस्ट इंजेक्शन ऑफ फूड, हमें पता है कि यूनिसेल्युलर होने के बावजूद भी अमीबा सारी फंक्शंस करते हैं। जैसे जो हमारा प्रोसेस है न्यूट्रिशन के टाइम में, हमारा प्रोसेस है इंजेक्शन, ठीक है, डाइजेशन, तो ये सारा जो एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सारा जो प्रोसेस है, ये सारे प्रोसेस को अमीबा भी करता है डिस्पाइट ऑफ बीइंग यूनिसेल्युलर, ठीक है। लेकिन वो करता कैसे है ये बताना है। तो अमीबा क्या करता है, देखो अमीबा जो होता है मोस्ट ऑफ जो अपना फंक्शन है वो करता है अपने सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन बोलो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, बात एक ही है। तो वो अपने क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन से मोस्ट ऑफ द फंक्शन को करता है। और मेथड होता है डिफ्यूजन, इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन का मेथड बोलते हैं। डिफ्यूजन का मतलब होता है जब चीज़ें अंदर बाहर आए, ठीक है। परमिएबल, कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत ना हो कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग। अगर कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन हाई है और लो है तो हाई टू लो जाएगा। ये हो गया आपका डिफ्यूजन का चीज़, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन हो गया। तो अभी हम लोग को देखना है अमीबा अपना फूड कैसे इनगल्फ करता है। तो देखो मान लो ये अमीबा है, ठीक, अमीबा है। अब ये अमीबा क्या करता है, आगे बढ़ के एक सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और जहाँ पे फूड को क्या करता है, इनगल्फ कर लेता है इसी वे में, सूडोपोडिया में। और इस प्रोसेस को एंडोसाइटिस बोलते हैं। चलो देख लेते हैं आंसर क्या है इसका इन अ रिटन फॉर्म। तो देखो अमीबा ऑब्टेन्स इज फूड थ्रू एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या करता है, इंजेक्शन होता है किसका, फूड का, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसके थ्रू, प्लाज्मा। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है यहाँ पे, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वही क्या करता है, मोस्ट ऑफ द काम कराता है अमीबा के केस में, ठीक है। और ये इसलिए होता है क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से ही ये फंक्शन हो पाता है और अमीबा क्या कर सकता है, इनगल्फ कर सकता है अपने फूड को, ठीक है, एंड अदर मटेरियल्स को फ्रॉम द सराउंडिंग्स। अपने आसपास से ही वो क्या करते हैं, अपने फूड को, अपने मटेरियल्स जो भी हैं अदर मटेरियल्स, उसको अपने ही आसपास से क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ड्यू टू इस फ्लेक्सिबिलिटी वो क्या करता है, इनगल्फ कर लेता है। और इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू कि आप क्या करोगे, एक डायग्राम बना के अगर दिखा दोगे, एक डायग्राम बना के उसमें कुछ सूडोपोडिया जैसा स्ट्रक्चर, फूड बना के दिखा दोगे तो इट विल बी 10 on 10, ठीक है। एक ये हो गया आपका अमीबा कैसे फंक्शन करता है, दिस इज ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा व्हाट इज डिफ्यूजन, ठीक है। ऑस्मोसिस समझने के लिए डिफ्यूजन समझना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। किसका, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एनीथिंग, ओके, ऑफ गैस और लिक्विड, ठीक है, या फिर वो मतलब सॉलिड, कोई भी चीज़ का क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट ही है डिफ्यूजन। और इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है कि क्या होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ही जाएगा। दिस इज व्हाट डिफ्यूजन इज, राइट। अब ये डिफ्यूजन जो है इसको हम लोग को देखना है कि ये ऑस्मोसिस से कैसे रिलेटेड है। तो ऑस्मोसिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिफ्यूजन, जिसमें क्या होता है, जिसमें डिफ्यूजन जो होता है इसमें क्या होता है, ये मूवमेंट है। जैसे हमें पता है कि डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पे वो जो मॉलिक्यूल ऑफ मूवमेंट है वो है वाटर का, वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की बात हो रही है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट। ये दो टर्म इंपॉर्टेंट है, वाटर और मेम्ब्रेन को लिखना। बस यही है आपका पूरे आंसर का डिफरेंस। अदरवाइज डिफ्यूजन का जो डेफिनेशन है वही डेफिनेशन यहाँ भी वर्क करता है। ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम हायर रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन to the region of its lower concentration and through a semi-permeable membrane. This is very important term, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का जो है वो उसके थ्रू ही क्या है, वाटर का अगर मूवमेंट किया जाए, वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट किया जाए, कहाँ से, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, तो दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस,
ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, राइट। अगर आपके पास क्या है, मान लो मैं एग्जांपल दूं तो ओके, लेट्स टेक वन एग्जांपल, ठीक है। लेट अस सपोज आई हैव टेस्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, एक वैसा है जार, उसमें मैंने क्या डाला, रेजिन्स डाल दिया, क्या डाला, रेजिन्स, और इसको क्या किया, ओवरनाइट सोक किया, किसमें, पानी में, ठीक। व्हाट विल यू सी इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग विल बी एबल टू सी कि ये जो रेजिन्स है ये क्या हो गए हैं, स्वेलअप हो गए हैं, स्वेलअप हो गए हैं। तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द ऑस्मोसिस हैज टेकन प्लेस, ठीक है। और क्या हुआ कि जो आपका रेजिन था, इसके अंदर में जो सेल है, इसमें क्या होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, वाटर तो कम है क्योंकि रेजिन आपने देखा किसमें सूखा होता है ना, उसके अंदर उतना पानी तो है नहीं, तो उसमें बाहर, लेकिन जो हमने ओवरनाइट सोक किया था, ये पानी जो है ये क्या है, ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है और इसका लो है, तो वी नो दैट this is the direction, this would be the direction, high to low, and when high to low is the direction, that means this water will enter the क्या आपका रेजिन। अच्छा, यहाँ पे दो टाइप के ऑस्मोसिस की बात होती है, एक होता है एंड ऑस्मोसिस और एक होता है एक्सोस्मोसिस, राइट। एंड ऑस्मोसिस का मतलब है एंटर, एन से एंटर, एंटर करना, जब वाटर क्या करे, एंटर करे, यानी कि सेल के अंदर का पानी कम हो और सेल के बाहर के सराउंडिंग्स में वाटर ज़्यादा हो, दैट इज व्हाट, एंड ऑस्मोसिस। एंड एक्सोस्मोसिस, एग से याद रखना, एग्जिट, एक्सोस्मोसिस मतलब एग्जिट, ठीक है। तो एग्जिट मतलब जब सेल में जो वाटर है वो क्या हो, ज़्यादा हो, हाई हो, और बाहर का वाटर क्या हो, लो हो, तो हाई टू लो जाएगा, यानी सेल से वाटर बाहर आने लगेगा। द सेम वे इफ यू हैव एवर सीन कि अगर आप क्या करो, ग्रेप्स लो, यू कीप सम ग्रेप्स इनटू द शुगर सिरप, शुगर सिरप में क्या करो, आप ग्रेप्स को डाल दो, तो जब आप शुगर सिरप में ग्रेप्स को डालोगे तो आप देखोगे कि क्या हो रहा है, आपका जो ग्रेप है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, श्रिंक कर रहा है। और ये श्रिंकेज क्यों हुआ है, क्योंकि ऑस्मोसिस के तहत पानी जो है वो बाहर निकल गया है ग्रेप्स का, यानी एक्सोस्मोसिस हो गया है, राइट। तो ऑस्मोसिस ऑल्सो विल हैव टू वेज, वन विल बी एंडोस्मोसिस एंड देन विल बी एक्सोस्मोसिस। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और आसपास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। तो आप ऑस्मोसिस को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं जो आते हैं, प्लाज्मोलाइसिस आता है, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। टोनिसिटी पूछी जाती है, कि इसमें पूछा जाता है कि आइसोटोनिक सोल्यूशन कौन सा है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन कौन सा है, और हाइपरटोनिक सोल्यूशन कौन सा है, ये सब पूछे जाते हैं। तो आप देख लीजिएगा, ये सब ऐसे तो हमने कर रखा है, देन टू वंस रिवाइज इट। ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। सी क्वेश्चन नंबर 9 इज द एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज वाई आई एम स्किपिंग दिस क्वेश्चन फॉर नाउ, और आई विल शो द एक्सपेरिमेंट टू यू। लेकिन फिर भी मैं समझा देती हूँ कि क्वेश्चन क्या है और इसके आंसर क्या होंगे। एक बार मैं ऑरली आपको समझा दे रही हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे। इसमें देखो क्वेश्चन क्या था, मैं ऐसे ही समझा दे रही हूँ, आप बुक में पढ़ लेना। ये क्वेश्चन था कि हमने क्या किया, एक थॉरो वाटर लिया, ठीक है, थॉरो वाटर वाला कुछ लिया, और उसमें क्या किया, एक पोटैटो स्लाइस को स्कूप करके डाला। कैसे करके डाला, स्कूप आउट करके, मतलब उसमें एक गड्ढा जैसा बनाया और उसको डाला, ठीक, और कुछ नहीं, और उसे नाम दिया कि ये है ए, ठीक है, पोटैटो ए। अब पोटैटो बी को भी हमने क्या किया, थॉरो वाटर में रखा, और ये थॉरो वाटर दिस टाइम जो पोटैटो है इसको हमने स्कूप आउट करके इसमें शुगर डाल दिया। क्या डाल दिया, शुगर। इसे बोला कि चलो ये बी है। तीसरी बार जो हमने बनाया उसमें जो स्कूप आउट किया था इसके में क्या डाला, सॉल्ट, और थोरो वाटर तो है ही। उसके बाद जो लास्ट, तो ये हो गया आपका सी, और इस पर लास्ट वाला जो है इसमें हमने फिर से डाला और उसमें भी फिर से शुगर डाला, लेकिन इस टाइम जो ये पोटैटो है वो क्या है, बॉइल्ड है। ये पोटैटो कैसा है, बॉइल्ड है। तो ये पूरा हो गया। अब क्वेश्चन है कि क्या रिएक्शन होगा आफ्टर फ्यू आवर्स। हमने क्या करना है, इसको कुछ देर के लिए रख देना है, तो इसके बाद क्या होगा, कुछ घंटों के बाद इसमें क्या रिजल्ट आएगा। तो देखो ए जो है इसमें नो चेंज होगा, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसमें भी नो चेंज होगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा।
अब आया बी की बारी। बी में क्या होगा, यहाँ पे वाटर कलेक्ट हो जाएगा, यानी वाटर का लेवल जो है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, सेम होगा, सेम प्रोसेस विल टेक प्लेस। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड इट। व्हेन वी टॉक अबाउट ए में क्या हुआ, देयर इज नो डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन, डिफरेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी कॉन्सेंट्रेशन का जो यहाँ पे डिफरेंस था, आउटसाइड द सेल द अमाउंट ऑफ और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एंड इनसाइड द सेल, मतलब ये पोटैटो जो सेल है इसका जो अंदर है, इसके में भी वाटर होता है, राइट, उसके अंदर में जो वाटर है और उसको हमने एक नॉर्मल थॉरो वाटर में रख दिया है, उसका जो वाटर है दिस इज ऑलमोस्ट सेम, राइट। तो इसमें जब कोई डिफरेंस ही नहीं है कॉन्सेंट्रेशन का, तो ऑस्मोसिस होगा, नो, नो ऑस्मोसिस, ठीक है, यहाँ होगा नहीं। अब बात करते हैं डी की। तो डी में क्या हुआ, हमने क्या किया, बॉईल कर दिया। जैसे आप बॉईल किए, आपके सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। सेल मेम्ब्रेन लिख देती हूँ डेड, ठीक है, और डाइड, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन मर गया। अब ये सेल मेम्ब्रेन बनेगा नहीं, तो देन अगेन नो ऑस्मोसिस, नो सेल मेम्ब्रेन, नो ऑस्मोसिस, ओके। अब आते हैं बी और सी में, दोनों का रिजल्ट तो सेम है, डिस्कस करते हैं, रीजन भी सेम है क्या, तो रीजन भी सेम है कि कॉन्सेंट्रेशन को हमने क्या किया, घटाया। जो सेल में जो वाटर था हमने उसमें क्या डाला, शुगर डाल दिया। शुगर डालने से क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन घट गया। जब कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो वाटर विल गो इनसाइड, बिकॉज हियर वाटर गॉट लो इन कॉन्सेंट्रेशन एंड दिस इज हाई कॉन्सेंट्रेशन, एंड वी नो दैट हाई टू लो द थिंग्स विल गो, यानी वाटर क्या होगा, एंटर होगा। यहाँ भी वही हुआ, हाई टू लो हो गया, तो वाटर क्या होगा, एंटर करेगा। वाटर एंटर करेगा तो पानी का लेयर क्या होगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, राइट। तो दिस इज व्हाट द रीजन इज हियर। और लिखना कैसे है उसके लिए एक दो सैंपल दिखा देती हूँ कि ये सारा क्वेश्चन है पूरा, लिखना कैसे है उसका सैंपल ये है कि पहला क्वेश्चन था कि पोटैटो ए में क्या चेंजेस आएंगे और क्यों, तो वो हॉलो पोर्शन ऑफ पोटैटो ए इज एम्प्टी, उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें कोई भी वाटर नहीं भरा हुआ है, वैसे का वैसा है। एंड देयर इज नो क्यों, क्योंकि देयर इज नो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, सो नो ऑस्मोसिस अकर्स। कोई कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस ही नहीं था, किधर हाई किधर लो, हाई लो हो तब तो ये है ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन था कि जो पोटैटो डी है उसमें भी शुगर था, पर उसमें भी क्यों कोई चेंजेस नहीं आया, क्योंकि पोटैटो कप जो है उसको क्या किया गया, बॉइल्ड कर दिया गया। और जब पोटैटो कप को बॉइल कर दिया जाता है तो वो क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो हो जाता है डिस्ट्रॉयड, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाता है, और जिसकी वजह से ऑस्मोसिस क्या होगा, टेक प्लेस नहीं करेगा। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया, एंड मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी इस एक्सपेरिमेंट को लेके आऊँ ताकि आप अच्छे से देख के खुद से समझो, या फिर आप घर पे भी इसको ट्राई कर सकते हो। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी एंड विच टाइप इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। एक पूछ रहा है कि बॉडी रिपेयर में, ठीक, बॉडी रिपेयर एंड ग्रोथ, उसमें कौन सा सेल डिवीजन होगा, और एक बोल रहा है गैमेट का फॉर्मेशन करना है। गैमेट का फॉर्मेशन करना है मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत, तो ये होगा, तो इसमें कौन सा सेल डिवीजन होगा। हमें पता है कि सेल डिवीजन जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है मियोसिस या मियोटिक, और एक होता है माइटोसिस। दो तरीके का होता है। तो एक में क्या होता है, जैसे मान लो ये सेल है, इसमें मान लो 4 क्रोमोसोम्स हैं, तो क्या होगा, पहले 2 बनेगा, पहला वाला प्रोसेस में 2 बनेगा, उसमें क्या होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ सेल जो है वो मिल जाएंगे, इक्वल अमाउंट ऑफ, और इससे फिर क्या होगा, 2 मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, राइट। तो ये हम लोग को समझना है कि इसमें आंसर होगा क्या। तो हमें वी आर इंटरेस्टेड इन कि सेल डिवीजन कौन कौन सा होगा। तो ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए जो सेल डिवीजन चाहिए उसको बोलते हैं माइटोटिक या फिर माइटोसिस। और जो गैमेट के फॉर्मेशन के लिए जो चाहिए उसको बोलते हैं मियोटिक या फिर मियोसिस। ये 2 तरीके का सेल डिवीजन है, और इसके थ्रू से हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट करना है तो क्या होगा, मियोसिस होगा, और माइटोसिस होगा जब ये क्या करना होगा, ग्रोथ और रिपेयरमेंट के लिए, राइट। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या करना है। और जब गैमेट बनता है ना, तो हमें पता है कि गैमेट्स बनते हैं तो क्या होता है,
सेल डिवीजन मतलब उससे क्या होता है, पेरेंट सेल से चाइल्ड सेल बनता है, राइट। और जो ग्रोथ होता है उसमें क्या होता है, स्टेप्स होंगे, स्टेप वाइज प्रोसेस होगा। हमने कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से, और आई होप कि आपने ये पूरे क्वेश्चंस खुद से किए होंगे और कर पाए होंगे, क्योंकि आपने सेल को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपका कोई कमेंट रहता है, कोई डाउट रहता है, तो उसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपका क्या डाउट है। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उस डाउट को क्लियर किया जाए। हमारे चैनल मिडा गुरु को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। तब तक के लिए बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।